अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 6 और वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है। प्रीवियस वीक में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, उसको हमने समझा और उसके बाद उसका सिंटैक्स देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा वो था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश की और उसके बाद उसका सिंटैक्स देखा। और आखिर में हमने दोनों टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए लैब क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको समझाया, थियोरेटिकल भी और लैब क्लास में भी, प्रोग्रामेटिकली भी। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं इसके। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इसके दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आखिर में इसके ऊपर प्रोग्राम भी देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे इंशाल्लाह लैब क्लास में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीक में हमने ओवरलोडिंग के दो और टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमें पता है कि जब हम एक से ज़्यादा काम करवाते हैं, या जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग था तो हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा होंगे लेकिन उनके नेम सेम होंगे, तो हमने उसको कहा फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। उसके बाद हमने एक दूसरा कंसेप्ट देखा जिसमें हमने कहा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसमें हमने कहा कि जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जैसे हमने फंक्शंस के लिए कहा था कि दो या दो से ज़्यादा आपके पास कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हों तो हम उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे। लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे फंक्शन में डिफरेंट हमने कहा होंगे, इसी तरह कंस्ट्रक्टर में भी हमने कहा कि उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे ताकि कंपाइलर के लिए आसानी हो। इसी तरह हमारे पास आज का टॉपिक है जिसमें हम कह रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग की तो समझ आ रही है, लेकिन ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ऑपरेटर हमारे पास जितने भी वैलिड ऑपरेटर्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लेट से सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो हमारे पास बन जाते हैं। लेट से आपका प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, इसी तरह आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो उनके ऑलरेडी एक जॉब्स जो हैं वो डिफाइन हो चुके हैं। मतलब अगर हम लें प्लस ऑपरेटर, तो प्लस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हमें पता है कि हम लोग एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एक ऑपरेटर होता है और दो ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब दो वैल्यूज़ होती हैं, हम उसको ऐड करते हैं, समेशन करते हैं। वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है उसकी फंक्शनलिटी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे कोई और काम भी लें। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसी तरह माइनस ऑपरेटर है, इसी तरह मल्टीप्लाई है। वो जो जॉब कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उसके साथ कुछ नहीं करना, हमने उसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ स्पेशल फंक्शन टू चेंज द करंट फंक्शनलिटी of some operator within its class, which is often called as a operator overloading. Operator overloading is the method by which we can change the function of some specific operators to do some different task. जैसे मैंने अभी आपको बताया, when an operator is overloaded with multiple jobs, it is known as operator overloading. जब हम किसी ऑपरेटर से एक से ज़्यादा काम लेते हैं, वो कोई भी काम हो, हम उसको कहेंगे हमने उसको ओवरलोड किया, ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया।
अब कुछ एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑपरेटर्स के बताए, जो वैलिड ऑपरेटर्स हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन बहुत सारे हैं। हमारे पास कितने टाइप्स हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के? तो देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड द सेकंड वन इज अ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे बीइंग अ प्रोग्रामर हमें पता है कि बाइनरी का मतलब होता है 2, यूनरी का मतलब होता है 1। तो इसमें हमारे पास ऑपरेटर में हम 2 ऑपरेंड्स को यूज करेंगे, और यूनरी ऑपरेटर में हम यूनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंड को यूज करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर के बारे में कहा जाता है कि हम इसको आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं, जबकि यूनरी ऑपरेटर में हम आर्गुमेंट सेंड नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, इसको भी देखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर्स टेक 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, बाइनरी का मतलब वैसे ही 2 होता है। जैसे हमारे पास है ना बाइनरी लैंग्वेज, तो बाइनरी का मतलब 0-1, तो 0-1 की लैंग्वेज कुछ लोग उसको बोलते हैं। सो बाइनरी ऑपरेटर takes 2 arguments. As the name suggests, those operators which operate on 2 operands or data are called binary operators. जैसे नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स जो कि 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, a+b या 2+3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और ऑपरेटर जो हमारे पास जो प्लस माइनस फंक्शन है, हम उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। यू यूज बाइनरी ऑपरेटर वेरी फ्रीक्वेंटली लाइक एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, डिविजन ऑपरेटर एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है। इन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन देयर शुड बी 1 आर्गुमेंट टू बी पास्ड। जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग बाइनरी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसको एक आर्गुमेंट बी सेंड करेंगे। अब फिलहाल आपको इस सेंटेंस की समझ नहीं आएगी, हम जब प्रोग्राम लिखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस आर्गुमेंट का मतलब क्या है। इट इज ओवरलोडिंग ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन 2 ऑपरेंड्स। ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर जिसके 2 ऑपरेंड्स होंगे, जो लेफ्ट राइट होते हैं, मतलब a+b। ठीक है, या हम कह सकते हैं 2+3। तो 2 और 3 जो है, दीज आर द ऑपरेंड्स। जैसे आपको नजर आ रहा है, ये a और b हम इनको प्लस कर रहे हैं, या a-b। तो ऑपरेटर हमारे पास एक प्लस है और दूसरा माइनस है। हमारे पास इस प्लस ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। अगर 2 अवेलेबल ना हो, ये काम नहीं करता, इनकम्प्लीट होता है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे, इसको दूसरा टास्क इससे करवाएंगे। मतलब ये कि अभी तक हम इससे वैल्यूज या वेरिएबल्स को हम ऐड करते रहे, अब हम चाहते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अब हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस प्लस ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करें, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड करें। सो एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, और बैकग्राउंड में होगा क्या, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, वो 1 हो, 10 हो, 50 हो, वो उन सबको ऐड करवाएंगे। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, या माइनस हम कर सकते हैं उनके अंदर, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको अब कर क्या रहे हैं कि पहले हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड करें, या मल्टीप्लाई करें, या माइनस कर दें, या डिवाइड कर दें, एंड सो ऑन, या डिक्रीमेंट कर दें या इंक्रीमेंट कर दें ऑब्जेक्ट्स को। वैल्यूज का तो अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे हैं, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को, या ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वैल्यूज है, वो 1 हो सकती है, 10 हो सकती है। अब उसको हमने ऑपरेट करना है,
with a plus, with a minus, with a multiply and so on different operators हैं. So let's see इसके ऊपर देखते हैं. तो जब हम इसकी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई के दूसरे जॉब इससे करवाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नाउ दिस इज ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेंड्स होंगे तो हम उसको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे. अब अगर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल की बात करें, सो लेट्स सी. हमारे पास क्लास का नेम है बाइनरी, ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं. हमने दो डेटा मेंबर्स को एज ए पब्लिक डिक्लेयर किया, एक है x और दूसरा है y. उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसका रिटर्न टाइप void है. फंक्शन का नेम है सेट डेटा. दो पैरामीटर जो है वो रिसीव कर रहा है, वो एक इंटीजर टाइप का है, दूसरा b इंटीजर टाइप का है जो है a b. सो दो डेटा मेंबर्स हैं और एक मेंबर फंक्शन हमने किया जिसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं a से x को और b से y को, जो कि डेटा मेंबर्स हैं. और दूसरा फंक्शन है जिसमें उसका नाम हमने रखा डिस्प्ले. हम उससे कर क्या रहे हैं, हम उससे x और y की वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, असल में हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर, याद रखना. तो इस फंक्शन को समझने से पहले मैं पहले मेन फंक्शन में आता हूँ. मेन फंक्शन में अगर आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाइनरी के नाम से, क्योंकि हमारे क्लास का नाम बाइनरी है, ठीक है. हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट 1 लिया, ऑब्जेक्ट 2 लिया और ऑब्जेक्ट 3 लिया. अब इतने सारे ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है वो मैं आपको भी समझा देता हूं. लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर 1 से हमने क्या किया कि हमने सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट नंबर 1 से, जिससे हमने कॉल किया इस वाले फंक्शन को. इस फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर चाहिए तो हमने सेंड कर दिए. a में आ गया 2 और b में आ गया आपकी 3. तो वो वैल्यू चली गई x में 3 और 2 और y में 3 वैल्यूज आ गई. यहां तक आपको समझ आ गई होगी. लेट्स सी, अब हमने दूसरा फंक्शन लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट से हम कर क्या रहे हैं कि हमने फिर से डेटा सेट, जो सेट डेटा है फंक्शन, उसको कॉल किया अगेन. क्योंकि उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर से हमें वो वैल्यूज चाहिए, मतलब क्योंकि वही रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है. तो हमने इस दफा इसको 10 और दूसरे को 20 सेंड कर दिए. तो अब हमारे पास एक OB1 के अंदर x में 2 है और y में 3 है. OB2 में x में 10 है और दूसरे में हमारे पास क्या है, y में 20 है. आपको पता होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं. तो अब आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट 1 में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट 2 में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट है, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं यह जो मैंने कमेंट किया, लेकिन ये कमेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना वो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें जो ऑपरेटर मैं यूज करना चाहता हूँ प्लस. उस प्लस ऑपरेटर से मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 की वैल्यूज और ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वैल्यूज आपस में ऐड करना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ, जो कि अभी तक हम ऐसे कोई फंक्शनलिटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर से. हम सिंपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते. तो जाहिर सी बात है जब OB1 के अंदर वैल्यूज हैं एक्स वाई और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वैल्यू है मतलब जो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज हैं एक्स वाई, उन दोनों को आपस में ऐड करूं. बेशक x को कर दूं, y को y के साथ कर दूं, या x y को कर दूं और दूसरे x और y को आपस में कर दूं, वो मेरी मर्जी होगी. लेकिन मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपस में ऐड करें. ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते. तो हमने कहा कि क्या इसको फिलहाल आप भूल जाएं, आपने इसको एंड में याद रखना है. अब आते हैं इस वाली लाइन पर. इस लाइन में क्या हो रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 से
जब हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 से इसके अंदर सॉरी इस वाले फंक्शन में जब एडिशन कर लें तो हम चाहते हैं वो वैल्यूज जो हैं वो ऑब्जेक्ट नंबर 3 में स्टोर हो जाए, ऑब्जेक्ट 3 के एक्स और वाई डेटा टाइप्स में। ठीक है, सो लेट्स सी। अब फिलहाल तो अब ये बाद में करेंगे, अब उसके लिए ग्राउंड पहले बनाएंगे। सो लेट्स सी, हम चाहते हैं कि हमारे पास OB3 में वैल्यू स्टोर हो, लेकिन हम चाहते हैं कि OB1 से हम एक फंक्शन को कॉल कर लें, OB1 डॉट। फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि आपने डॉट करना होता है। फिर फंक्शन का नाम बेशक आप कोई भी रख दे, लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम रख दिया एड। हम एड रख सकते हैं, हम समेशन रख सकते हैं, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं जो वैलिड नेम्स होंगे, और उसको हम एक आर्गुमेंट जो है एज एक ऑब्जेक्ट जो है एक एज ए आर्गुमेंट सेंड कर दें, और फिर हमारे पास उस फंक्शन के अंदर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल जो डेटा टाइप्स हैं आपस में ऐड कर लें। अब ये जो हमारे पास है ये एक वैलिड ऑपरेशन है कि हमारे पास हमने क्या करें कि OB1 की मदद से हम एक फंक्शन को कॉल कर लें और उसको एक आर्गुमेंट सेंड करें, और वो आर्गुमेंट होगा कोई ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के XY और ऑब्जेक्ट 2 के XY को आपस में हम ऐड कर लें। तो इससे हमारे पास वो जो हम काम करवाना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो लेट्स सी, पहले एक फंक्शन बनाते हैं। यहां पर जो मैंने कमेंट किया ये मैं आपको जब इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाऊंगा फिर वहां पे आपको सही से और भी समझाऊंगा। सो यहां पर हमने कहा कि बाइनरी रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये फंक्शन जब एडिशन होने के बाद हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा तो हमने उसका रिटर्न टाइप जो है वो बाइनरी रख दिया। बाइनरी इज द नेम ऑफ आवर क्लास। फंक्शन का नाम मैंने रखा एड, और हम एक आर्गुमेंट रिसीव करना चाहते हैं जो अभी मैंने आपको कहा कि वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा? वो हमारे पास बाइनरी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमारे पास इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, तो इस दफा हमारे पास जो रिसीविंग वैल्यू है वो एक सिंपल वैल्यू नहीं है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का। तो वो क्लास हमारे पास यूजर डिफाइंड क्लास है, और जो रिटर्न वो वैल्यू करेगा वो भी एक सिंपल नहीं है वैल्यू, वो एक ऑब्जेक्ट है जो किसी क्लास से जो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो क्लास है यूजर डिफाइंड क्लास, और उसका नाम है बाइनरी। तो हमने कहा कि हम एडिशन करके एड नाम रखकर एक ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट रिसीव करें एज ए पैरामीटर, और इसको रिटर्न करें अगेन इसी फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास फंक्शन का नाम एड हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहां पर इस तरह की फंक्शनलिटी हासिल करें, प्लस वाली, ये प्लस। तो हम एडिशन नेम यूज नहीं करना चाहते। तो ये लोग कहते हैं, जो आपका कंपाइलर है वो कहते हैं कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए अगर आपने ऑपरेटर यूज करना है तो आप इस फंक्शन का नेम एडिशन, लेट से सब्ट्रैक्शन या कोई भी नाम हो, वो आप किसी ऑपरेटर का नाम भी रख सकते हैं। जैसे प्लस हो सकता है, जैसे माइनस हो सकता है, जैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में या इस केस में मैं एडिशन करना चाहता हूं दो ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने प्लस ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूं। तो उसने कहा, ये लोग आपका जो कंपाइलर है वो कहते हैं कि जब आप प्लस ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने प्लस ऑपरेटर को यूज करना है तो उससे पहले जो कीवर्ड है ऑपरेटर उसको यूज करना होगा, वरना आपके पास एरर आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि हम किसी फंक्शन का नाम एडिशन रख सकते हैं, ADDSUM, तो हम किसी फंक्शन का नाम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या कोई भी वैलिड ऑपरेटर रख सकते हैं। लेकिन कंपाइलर कहता है कि आपने कोई भी ऑपरेटर यूज करना हो तो उससे पहले आपने OPERATOR ये कीवर्ड आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, बाकी मैंने उसका रिटर्न टाइप वही बाइनरी रखा, और उसका जो रिसीविंग वैल्यू है, लेट से जो आर्गुमेंट्स हैं, उसका मैंने बाइनरी और OB रखा। अब आते हैं इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक
जो ऑब्जेक्ट है टेम्परेरी वो लिया बाइनरी टाइप का, क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगे उसके अंदर जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होंगी, और ऑब्जेक्ट किसका है, बाइनरी क्लास का। तो मैंने क्या कहा, मैंने किया कि अब टेम्प में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो डेटा टाइप्स हैं, और एक एक्स है और दूसरा वाई है। जैसे आपको पता है यहाँ पे हमने एक एक्स और वाई को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है। हम चाहते हैं कि टेम्प के एक्स में वैल्यू स्टोर हो कौन सी वाली, OB1 का x, ये देखिए ना हम, क्योंकि जब OB1 से हमने कॉल किया ना, तो अब यहाँ पर हमें डॉट लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने लिखा x प्लस। अब प्लस वही एडिशन ऑपरेटर है, अब हम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्योंकि, और दूसरा हमने यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू रिसीव की, वो वैल्यू है ऑब्जेक्ट नंबर 2 की। तो हमने कहा कि OB.x, और OB.x रिप्रेजेंट कर रहा है OB2 को। हम चाहते हैं कि OB2 की वैल्यू x जो है, और वो OB1 की वैल्यू x के साथ ऐड होकर टेम्परेचर के x में स्टोर हो जाए। इसी तरह हम चाहते हैं कि OB1 का x जो ऐड हो OB2 के y के साथ, ठीक है। सो हमने OB2 की वैल्यू सेंड की थी OB में, ये याद रखना है आपने। x हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो x और y है यहाँ पर, ये OB1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और OB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं OB2 को, जो हमने ऐसे आर्गुमेंट सेंड किया। तो x OB1 का और ये दूसरा x OB2 का हमने आपस में ऐड कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने डॉट यूज नहीं किया OB1 डॉट, क्योंकि वो डॉट हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं OB1 डॉट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x और y लिखेंगे। हाँ, इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉल करने के लिए हमें डॉट यूज करना पड़ता है, जो कि है OB.x OB.y। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमने टेम्प के x और टेम्प के y में स्टोर कर दी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और टेम्प जो है वो बाइनरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये सारे एक ही डेटा मेंबर को एक ही क्लास या एक ही ग्रुप से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो हम इसको आखिर में रिटर्न भी करना होगा, ताकि हम इसको बाद में प्रिंट कर सकें। तो हमने रिटर्न टेम्प लिखा, और हमारे पास रिटर्न टाइप में, जैसे मैं पहले बताया था, बाइनरी है। अगर ये रिटर्न में हमारे पास इंटीजर होता, हम यहाँ पे इंटीजर लिखते, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी क्लास को, तो हमने यहाँ पे बाइनरी लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जब इसको कॉल किया, लेट से आप देख रहे हैं, तो हमारे पास x में 12 आ गया और y में हमारे पास 23 आ गया। वो कैसे आया, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने OB1 में 2 3 और OB2 में 10 20 सेंड किए थे। तो हमने किया ये कि OB1 के x और OB2 के x को हमने आपस में ऐड किया, तो उसका रिजल्ट आया 12। और इसी तरह OB1 का 3 और OB2 का हमारे पास 20, तो वो 23 रिजल्ट आया ऐड करके, ठीक है। तो ये आपको जो फर्स्ट कॉलिंग यहाँ पे नजर आ रही है, इसकी मदद से हमने कॉल किया कि OB1 डॉट ऑपरेटर प्लस, क्योंकि फंक्शन का नाम यही था, और एज ए आर्गुमेंट हमने OB2 को सेंड किया। अब कंपाइलर कहता है कि जब आपने इतनी सारी ख्वारी कर ली, इतनी सारी मेहनत कर ली, तो आप अब इस तरह लिख सकते हैं, जैसे आप a प्लस बी या 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट्स सी OB1 प्लस OB2। लेकिन इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि OB1 की मदद से हमने प्लस ऑपरेटर को या प्लस फंक्शन को कॉल किया, और एज ए आर्गुमेंट हमने उसको OB2 सेंड किया, और इन दोनों की वैल्यू हमने रिसीव की OB3 में। और OB3 में हम कर क्या रहे हैं कि OB3 से हम लोग डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो डिस्प्ले हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम x और y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जो कि आखिर में आपकी प्रिंट हो गई थी, ठीक है। तो 1 और OB1 और 2 की जो x y वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड होके वो वैल्यू OB3 में आ गई, और OB3 की मदद से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जब हम लैब क्लास लेंगे मैं आपको और भी समझाऊंगा इसके बारे में। अब
यहाँ तक काफ़ी है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।